नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में कड़काती ठंड के बीच गर्मा गर्म खबर ये कि सरकार और वन विभाग और प्रशासन के दावे, प्लानिंग जमीन पर सब फेल हो रही है। अब फेल क्यों हो रही है वो मैं आपको बताता मैं दूसरा फोन पे दूसरा फोन पार पाने के लिए मौजूदा वक्त में जहां ग्रामीण लड़ रहे हैं अपनी परिस्थितियों से, चाहे भौगोलिक हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गुलदार हो, चाहे वो भात हो। वहीं दूसरी ओर विभाग ने और सरकार ने मिलकर कुछ प्लान किया था कि जंगली जानवरों के आतंक से कैसे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ये प्लान फौरी तौर पर, शुरुआती तौर पर फेल होता नजर आ रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेले अगर चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ पर भालू ना स्कूली बच्चों को निशाना बना रहा है और एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से कई तस्वीरें हमारे बीते 2-3 दिन से हमारे सामने आई तो हमको लगा कि हाँ, ये बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल तो होना चाहिए ना। पढ़ाई को लेकर कई सवाल किया गया। अब पढ़ाई छोड़िए, पढ़ाई तो तब होगी जब जान बचेगी। अब इस जान को लेकर सवाल है कि कैसे जान बच पाएगी। इस पे चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। बीजेपी से राजीव तलवार जी हैं, राजेश चमोली भाई साहब कांग्रेस से हैं, सुरेंद्र भाई हमारे कार्यकर्ता है और ये चमोली से ही है। सबसे पहले राजीव जी आप ही थोड़ा बताइएगा, आप तो वार्डन भी हैं, वाइल्ड लाइफ और परिस्थितियों पर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देखिए, जो प्लान किया गया मुझे लगता है वो फेल हो गया। एक बहुत बड़ा प्लानिंग ये थी प्रशासन और सरकार की कि स्कूलों की टाइमिंग को चेंज कर दिया जाए, 9-10 बजे से करके 3 बजे तक कर दिया जाए ना। अब वो 3 ये टाइमिंग कर तो दी, इसी टाइम पर भालू का आतंक और बच्चों पर हमला देखने को मिला। अब भालू शायद वो टाइमिंग वाइमिंग नहीं जानता, वो देखता है कि कब बच्चे आ रहे हैं ना। कैसे ये फैसला लिया गया और कितना जरूरी ये फैसला और क्या ये फर्क डाल रहा है आपकी नजरों में, क्या लग रहा है? में जो स्कूल के अंदर एक छोटे बच्चे के ऊपर भालू ने अटैक किया और उसको खींच के झाड़ी में भी ले गया, तो हाँ उनके जो साहब की आवाज थोड़ा सा ठीक नहीं आ रही मेरे तक, क्यों ऐसा क्यों होगा? अब देखेंगे, ठीक है, बेटर है कुछ? हाँ, अभी थोड़ा बोलिए। जी हाँ बोलिए। तो जैसे मैं बता रहा था कि बहुत दुखद घटना हुई है, जो कल की घटना है, जो कल स्कूल के बच्चे पे अटैक हुआ, कल भी हुआ, 2 दिन पहले भी हुआ। और जब टाइम चेंज हुआ उसके बावजूद स्कूल में ही एक भालू जो जुवेनाइल है, भालू पूरा मैच्योर भालू नहीं था, बड़ा भालू नहीं था, उसने बच्चे पे अटैक करने की कोशिश की कल। तो जो अमूमन जो 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 नेचुरल प्रोसेस रहता है, जो रहता है वो ये रहता है कि इन वाइल्ड जो ये नॉकटर्नल एनिमल्स हैं, लेपर्ड भी और भालू भी, इनका रात को अंधेरे में अटैक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको लेके ये प्लान बनाया गया था कि टाइमिंग चेंज की जाए, थोड़ा समय होगा तो दिन के उजाले में अटैक नहीं होगा। पर ऐसा हुआ, बड़ा दुखद है। और इसको लेके तुरंत संज्ञान लिया गया और कल ही वहाँ पे पिंजरे भी लगाए गए हैं, ट्रैंकुलाइज टीम भी भेज दी गई है और शूटर्स को भी अपॉइंट कर दिया गया है। कल में ये भी कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई है, वन विभाग की तरफ से हुई है और जल्दी से जल्दी इसमें कामयाब होने की कोशिश है कि कामयाब होते हैं इसमें। अच्छा, कामयाबी होने का तो ये मतलब फौरी तौर पर, शुरुआती तौर पर एक तो ये हो गया। एक और प्लान था, एक दूसरा प्लान ये था कि वन विभाग के लोग जो बच्चों को इकट्ठा करके, जैसे बच्चे जिनका घर दूर है, तो थोड़ा जंगल का एरिया पड़ता है, तो वन विभाग की टीम साथ जाएगी और साथ लेके आएगी इनको और करेगी। जी वो भी नहीं दिख रहा कहीं, स्कॉटिंग नहीं दिख रही है। नहीं, चलो थोड़ा सा समय की और थोड़ी मेन पावर की कमी है, पर ऐसा शुरुआत हो चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है इसमें भी जी। इस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो चुका है। और मुख्यमंत्री ने अभी, अगर आपको ध्यान हो, मुख्यमंत्री ने अभी थोड़े दिन पहले एक डीएफओ को भी, पौड़ी के डीएफओ को तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा दिया था वहां से, इसी कारण जो लेपर्ड के अटैक होते हैं ना, तो सरकार ऐसा नहीं। जी पौड़ी वाली बात, जी बात हो गई। राजेश भाई आप थोड़ा समझाइएगा, आप कैसे पहाड़ की विषम परिस्थितियों में इस नई चुनौती को हम देखें, जो नई तो नहीं है चुनौती, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और चुनौती इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारा वन विभाग है, और इनकी जिम्मेदारी और इनकी प्लानिंग को ये गुल्लार भालू चकमा दे जा रहे हैं। वो उनकी प्लानिंग इनसे बेहतर है। वो स्कूल करते हैं 10 से 3 या 10 ही बजे अटैक करते हैं। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल पंकज भाई, देखिए निश्चित रूप से जो ये समस्या अभी पूरे पहाड़ में बड़ी है, और मैं तो खुद इसका मतलब पीड़ित हूँ, क्योंकि पंकज भाई मैं बेसिकली बिलोंग टू मतलब डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, और मेरा विकास खंड है थलीसैंण। मैं भी पहाड़ में रहा हूँ पिछले हम वहाँ पे चुनाव लड़े थे, जिला पंचायत बने अपने क्षेत्र पे। तो जो जिला पंचायत का जो क्षेत्र है, हमारी 27 नौड़ी जो सीट है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में, मेरी जिला पंचायत में 4 गांव में लगभग 52 गायों को, मवेशियों को भालू ने मतलब निवारा बनाया। पूरा जिला, पूरा प्रशासन जानता है इस बात को कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के थलीसैंण ब्लॉक के राठ क्षेत्र में ग्राम सभा सौंठ है, एक हमारी, एक कुंडिल है, एक कुचोली है, और एक कठूर। इन 4 ग्राम सभाओं में कम से कम 52 मवेशियों को भालू ने मतलब अपना निवाला बनाया। मैं लगातार, क्योंकि मैं इस चीज से मतलब मैं लगातार वहां क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहा, मैंने आए दिन वहां पे प्रदर्शन किए, धरने प्रदर्शन किए। मैंने पौड़ी में डीएम, डीएफओ, इवन स्थानीय विधायक के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन किए, तब जाके प्रशासन ने अपनी टीम भेजी। ऐसा दिक्कत यह है कि जो जो मतलब भालू का जो मेन जो कलेक्टर था वहां पे, वो क्या करता था पंकज भाई, रात को गौशालाओं में छानी का जो गेट होता है उसको तोड़ता था। जो पहाड़ में तो जो हमारी छानियां हैं, उसका दरवाजा तोड़कर गाय को या बैल को बाहर खींचता था। उसने भैंस पे अटैक नहीं किया, सिर्फ गाय और बैल बस, ठीक है। और सरकार ये कहती थी कि भाई हम मुआवजा देंगे। अरे मुआवजा से क्या करना हमें तो हमारा सपोज कीजिए, हमारा मेरे सामने कम से कम 52 गायों को, मैं डेली जाता था विजिट पे, सुबह जाता था, शाम को, रात को, फिर दूसरे दिन सूचना आती थी कि आज रात को फिर इस गांव में अटैक हो गया। हम 1.5 महीने तक हम छानियों की रखवाली करते रहे पूरे पहाड़ में। मेरे साथ पौड़ी के डीएफओ पवन नेगी, सिविल के डीएफओ हैं पवन नेगी जी, वो भी 3 रात हम लोगों ने रात को छानियों में रखा। जो रेंजर है उनको भी वहां पे छानियों में रखा कि भाई हम किस विकट परिस्थिति जीवन काट रहे हैं, आप लोग इस। तो ये तमाम समस्याएं हमने झेली हैं, और हमने देखिए बड़ी समस्या पंकज भाई ये है कि शासन प्रशासन बिल्कुल सुस्त है। इससे सुस्त है मैं बताता हूं कि आप लगा लीजिए, जब समस्या लगातार बढ़ रही थी, मेरी जो जिला पंचायत में दो हैं, एक संतोष राव जी बेचारे बीट अधिकारी थे, एक उनके साथ सहायक। अब जब भी रात को फोन करो वो बेचारे सुबह आ जाएं, लेकिन क्या था, शासन प्रशासन के पास कुछ नहीं था, ना उनके पास वेपन्स है, ना उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं। तो जब 1 महीने तक हमने जब प्रदर्शन किया, तो उसके बाद जब शासन प्रशासन ने, पौड़ी डीएम ने, वहां पे पुराने डीएफओ थे वो क्या नाम था, अभिजीत है कुछ, में दिमाग से स्लिप हो गया, वो वहां पहुंचे। तो तब जाके इन्होंने क्या किया, कोई एक शूटर थे नैनी डांडे से, वो भेजे साथ में, और 12-13 लोगों की टीम थी। लेकिन होता क्या था कि आज रात अगर हम रात भर यहाँ जगे हुए पूरे गांव वाले लोग, छानी में कंटर, थाली, जो हो सकता है, गौशालाओं में आग जलाना, ये तमाम चीजें हम लगातार कर रहे थे। तो वो दूसरी जगह अटैक करता था रात को, हम रात को वहां पहुंचते, दूसरे दिन वहां पहुंचते थे, वो तीसरे गांव में पहुंच जाता था। ये तमाम समस्या। मैंने सवाल किया भाई साहब कि जो प्लानिंग विभाग करता है, जो प्लानिंग सरकार करती है, उससे बेहतर प्लानिंग जंगली जानवर करते हैं, और वही बिल्कुल पंकज भाई, आप देखिए समस्या मैं बता रहा हूँ, इस समस्या से बहुत आसानी तरीके से निपटा जा सकता है, क्योंकि हम स्थानीय स्तर पे हम लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ पंकज भाई, पहाड़ में पुराने टाइम पे भी लोग क्या करते थे, एक खाबल होती है हमारे पहाड़ में, एक खाबल बोलते हैं उसको, 5-10 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, 100-500 लोग, और बड़ी बड़ी उनके पास मतलब ये जो जाल होता है, वो उससे क्या कहते हैं, वो मतलब उस इलाके को घेर लेते हैं जहां भालू या सपोज करो बाघ है, उस इलाके को घेरते हैं वो लोग। स्थानीय लोगों का अपने वेपन्स है, हर गांव में 5-10 वेपन्स आम लोगों के पास मतलब अपने हथियार हैं, जिनके वो लाइसेंस रखते हैं। मतलब मैं कहा पहाड़ अपने क्षेत्र की बात बताऊं, मैंने डीएफओ से उस दिन कहा था कि आप स्थानीय लोगों को, मतलब क्योंकि देखिए लगातार घटनाएं बढ़ रही है, उस टाइम 25-30 गायों को मार चुका था वो, और डीएफओ साहब से मैंने कहा कि अगर आप स्थानीय लोगों को अगर परमिशन दे देंगे, तो निश्चित रूप से, क्योंकि स्थानीय लोग जानते हैं कि किस तरफ से जानवर आता है और किस तरफ उसका अड्डा है, मतलब जंगलों में सबको पता है कि किस इलाके में जानवर का रहने का अड्डा है, किन इलाकों में रहते हैं। तो उन लोगों को अगर आप परमिशन दे देंगे, तो निश्चित रूप से वो निशाना भी सटीक लगेगा, और वो जानते हैं। लेकिन क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इतने सारे नियम बता दिए हमें। मैं तो इतना समझा हूं पवन भाई, मैं जब मतलब वन विभाग के साथ रात को जंगलों में जब रहा, तो मैंने ये समझा कि वन विभाग की पूरी पढ़ाई सिर्फ यह है कि वन्य जीवों को बचाओ, चाहे उसमें मानव क्षति हो, चाहे उसमें मवेशियों की क्षति हो। आप मेरे सामने और भी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मैं आपको पूरी स्टडी उनकी बताऊं कि उनको यही पढ़ाया गया बचपन से लेकर जब से उनकी स्टडी है कि भाई वन्य जीवों को आपको बचाना है, उसमें मानव क्षति होगा चलेगा। चमोली में तो ये हाँ, अब उसके बाद आप देखिए, मतलब वन्य जीवों के बाद लगातार चमोली में घटना घटी है, पौड़ी में हमारे 3-4 घटनाएं घटी हैं। उसके लिए हमने
देहरादून में यहाँ पे माननीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया मुख्यालय पे, जहाँ पे हमारे यहाँ चीफ बैठते हैं। तो ये उस दिन आपने देखा होगा कि हमने एक सांकेतिक रूप से एक प्लास्टिक की बंदूक लेके माननीय गोदियाल जी ने गुलदार की तरफ की कि अगर स्थानीय मतलब ये भी कहा कि भाई अगर आप लोग हमारे पहाड़ के लोग, हाँ, तो बीजेपी वालों ने उसको दिखा दिया कि भाई लश्कर ए तैयबा के कमांडर, ये तमाम चीजें, मतलब ये नहीं समझ रहे कि भाई इस टाइम पहाड़ की स्थिति क्या है, पहाड़ के लोग किस प्रकार से झेल रहे हैं। बच्चे डरे हुए हैं, स्कूलों से बच्चों को खींच के ले जा रहा है, महिलाओं को खेतों में डर है, लोग जंगलों छानियों में रहते हैं, कैसे जीवन काट रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार इस पर जरूर ध्यान दे और स्थानीय स्तर पे जो लोकल लोग हैं वहां, चाह रहा हूँ जो हमारी अब तक की प्लानिंग है, जो हमने अब तक किया है, वो देखो धीरे 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 कोई चीज ना कहते हैं जख्म नासूर बनता बाद में, पहले वो थोड़ा थोड़ा होता है, फिर उसके बाद अगर उसको ध्यान ज्यादा नहीं दिया, फोकस नहीं किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि हम उसको अंग को काटना पड़े या फिर अलग आदमी चला जाए। सुनील भाई, मैं आपके पास, चमोली अभी का जिला, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, उस जिले से बिलोंग भी करते हैं, लेकिन पीछे कुछ दिनों से मैं 2-3 रोज से देख रहा था कि भैया यहाँ पे स्कूली बच्चे बड़े उसमें हैं, लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, डर के साए में हैं। क्या स्थिति है वहाँ पर और किस तरह से विभाग काम कर रहा है? चाहे वो शिक्षा विभाग हो स्कूलों को लेकर, चाहे वो आपका स्थानीय प्रशासन हो या फिर वन विभाग की वो टीम, जिसका दावा ये किया जा रहा है कि वो अपने वन कर्मचारियों को स्पॉट कर रहे हैं, बल बच्चों को स्पॉट करेंगे, वो है या नहीं है? और क्या वो उसका कोई फ़र्क आपने देखा जिसमें कहा गया स्कूल दिन के वक़्त चलेंगे, 10 से 3 चलेंगे, उसका कोई फ़र्क दिखा आपको? बिल्कुल, जिस तरह के हालात इन दिनों पहाड़ के जो जनपदों में हो गए हैं, ऐसा लगता है कि लोग डर के साये में जी रहे हैं। भालू और गुलदार का जो आतंक है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं चमोली की बात करूँ, तो चमोली में पिछले 1 हफ्ते में 4 घटनाएँ लगातार हुई हैं। हर दिन 1 घटना चमोली में हुई है, जिसमें नाणबगढ़ में 1 घटना हुई है और जूनियर हाई स्कूल हरिशंकर में, जहाँ पे एक बच्चे को उठा के ले गया था। हरिशंकर में जो प्राइमरी स्कूल है, उसी बगल पे प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है। दोनों स्कूलों से 2 दिन में 2 बच्चों को भालू ने अटैक करा है। आज जिला मुख्यालय के जो बालिका इंटर कॉलेज है, वहाँ पे एक बालिका पे अटैक करा और उसमें जो भागने के वो बच्चे भाग रहे थे, उस समय एक बच्चे को चोट लगी और वो बेहोश हो गई। किसी तरह से उनकी जान तो बच गई है, लेकिन लोग इतने दहशत में हो गए हैं इस भालू और गुलदार के आतंक से कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो कहें तो किसको कहें। वन विभाग के हर अधिकारी के पास हर गाँव से जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, वो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। परसों की अगर मैं बात करूँ, जो पोखरी में जिस तरह से हमारे राजेश भाई ने बताया कि कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं। व्यवस्थाएँ जिस तरह के जितने भालू इस समय चमोली में हैं, जितना हम लोगों ने देखा, तो लगभग 250 से 300 भालू इस समय चमोली की जनपद के अलग-अलग विकास खंडों में हैं। बिल्कुल। हर 10 किलोमीटर पे 3 भालू दिख रहे हैं। हर 10 किलोमीटर पे, ऐसा नहीं है कि एक जगह है। और वन विभाग की टीम, कुछ टीमें ऐसी लगी हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि वो रात भर वो लोग जो वन विभाग के जो जवान हैं, वो रात भर सो नहीं रहे हैं। रात भर गाँव वालों के साथ खड़े हैं। और लेकिन जो संसाधन हम लोगों को या जो योजनाएँ हमारे हैं, वो पूरी तरह से विफल नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस गाँव में वन विभाग की टीम सक्रिय हो रही है, उसके बगल वाले गाँव में भालू और गुलदार अटैक कर रहा है। परसों की जो मैं बात कर रहा था कि हरिशंकर जो जूनियर प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे को अटैक करा था, तो लोगों की शिकायत पे वन विभाग की टीम सुबह ही वहाँ पहुँच गई थी। और 9:15 बजे जब बच्चे स्कूल आ रहे थे, तो वन विभाग टीम प्राइमरी स्कूल में खड़ी थी और अटैक हो गया जूनियर हाई स्कूल में, उसी बगल पे ही। तो इस तरह के हालात हैं कि भालू इतने ज़्यादा हो गए हैं। और अगर मैं पूरे चमोली की बात करूँ, अभी तक जो पिछले जो अटैक हुए हैं, उसमें लगभग टोटल जो वन्यजीवों के अटैक हैं, वो 70 से ज़्यादा हैं। भालू की अगर विशेष भालू की बात करें, तो 30 जो मामले हैं, वो भालू के अटैक के आए हैं, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। तो लोगों को ये, और संशय एक चीज़ और, जो बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने एक सवाल उठाया था कि जो ये भालू हैं, इनका जो स्वरूप है, ये पहाड़ी भालुओं के जैसा नहीं है। क्योंकि जो पहाड़ी भालू होते हैं, उनके जो बालों की जो बनावट होती है, वो अलग तरह की होती है। और जो भालू इस समय जो पूरे जगह-जगह पे दिखे जा रहे हैं, उनकी जो बनावट है, वो कहीं न कहीं डाउटफुल है। और उनका ये भी आरोप था कि कहीं न कहीं पहाड़ के साथ बहुत बड़ा मज़ाक किया गया है। इतने सारे बिल्कुल। भालू एक साथ पहाड़ों में पहुँचना, ये, और गुलदार तो चमोली में कम है। लेकिन ये सवाल बड़ा है कि इस तरह के भालू इस पे, और वन विभाग का कहना है, जिस तरह से वन विभाग वन्य जीव संरक्षण को लेकर गिनतियाँ करती है, हमारे पास कितने प्रजाति के वन्य जीव हैं, उनकी गिनतियाँ करती है, दुर्लभ प्रजाति का कौन है। लेकिन
इस समय जो भालू हैं उनकी काउंटिंग के लिए भी हमने कई प्रस्ताव रखे थे, जो जिन जिन मंचों पे हमसे बात हुई है उनके सामने हम रखा था कम से कम इस वर्ष जो हालात हैं लोगों को बचाने के लिए, अगले वर्ष अगर इसी तरह की स्थिति रही तो लोगों का चमोली के जो गांव हैं वो खाली हो जाएंगे। शहरों में जोशीमठ, गोपेश्वर में भालू लगातार देखा जा रहा है। आप लोग देखेंगे तो 5 बजे बाद लोगों ने अपने बच्चों को कमरों में बंद करना शुरू कर दिया है। अपने जो काश्तकारी जो काम है लोगों के, वो 4:30-5 बजे पूरे, और कई जगहों पे लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर खुद ही स्कूल तक छोड़ने जा रहे हैं और ठीक स्कूल छुट्टी के टाइम पे वहां पे जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से बच्चों की सुरक्षा को देखते टाइमिंग तो चेंज की रही, लेकिन भालू कहीं टाइम देख नहीं रहा है, ना वो दिन देखता है ना रात देख रहा है, हर जगह आधमक रहा है। वो घड़ी नहीं दे, उसके हाथ में नहीं पहनता ना, वो हमारे वो शासन प्रशासन के लोग पहन। राजीव जी, एक सीधा सा सवाल है, मैं ये लब्बो लुबाब में क्या जाए, ये प्लानिंग चलिए हम कर रहे हैं धीरे धीरे, शुरुआती तौर पर अभी तो हम ठंड की छुट्टियां भी होने वाली हैं, क्या कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता कि थोड़ा ठंड की छुट्टियों को थोड़ा बढ़ा दें या आगे कर लें, या तब तक कुछ प्लानिंग कर ले वन विभाग वाले मिलकर या फिर स्थानीय प्रशासन मिलकर गांव वालों के साथ, ये भाई पकड़ने के लिए, टेम्पलाइज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, थोड़ा बच्चे तो हैं घरों में थोड़ा सेफ हो जाएं, लेकिन उसको लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। छुट्टियां तो ऐसी होगी जो भी होगी। आपका सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और वाकई में इसमें बारे में इसमें चर्चा हो भी रही है और आगे भी की जाएगी कि जो अभी विंटर वेकेशन है इसको थोड़ा सा प्री वो करके बढ़ाया भी जा सकता है। सेकेंडली, अभी अगर जो जैसे वो बोल रहे थे कि संसाधनों के लिए, अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, जिसमें ट्रैंक्विलाइजिंग गन्स और ये सारे इक्विपमेंट जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, इसलिए ये खाली इनिशियल एक पहला फेज है। पहले फेज में 5 करोड़ रुपए दिए हैं, आगे भी ये पैसा बढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं वित्त के मतलब थोड़ा सा समय लगता है इन सब सारी प्रक्रिया में, और ऐसा नहीं कि पहली बार भालू का जोशीमठ में पहली बार हुआ है। जोशीमठ में पिछले कुछ वर्षों से भालू लगातार कैंटोनमेंट में आ रहा है, लगातार पिछले साल तो मतलब 2-3 बार जो कूड़े के जो गार्बेज जो पिट थे उसके अंदर 5 बार पिछली बार ही पकड़ा गया, तो उसको ट्रैंक्विलाइज करके रिलीज किया गया, उसको रेस्क्यू किया गया। पर अभी जो एक नया आदेश हुआ है, मैं आपको पिछली बार भी बताया था कि जो नया आदेश हुआ है, ऐसा आदेश पहली बार उत्तराखंड में हुआ है, किसी भी स्टेट में पहली बार हुआ है, जिसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय मंत्री के निर्देशन पे पहले इमीडिएटली आप इसको ट्रैंक्विलाइज करेंगे। अगर ट्रैंक्विलाइज नहीं हो रहा तो उस एनिमल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जबकि इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी। पहले पुराने टाइम में इसकी प्रक्रिया थी, बहुत लंबी थी, महीनों लग जाते थे। पर अभी इसका बिल्कुल एक ऑर्डर निकाल दिया गया है कि जैसे कोई अगर भालू अटैक करता है तो इसको आप इमीडिएटली इसको केज कीजिए, केज नहीं होता ट्रैंक्विलाइज कीजिए तो इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कीजिए। तो ये अपने आप में बड़ा आदेश है। पर ठीक है, ये तो बहुत दुखद घटना ही है, बच्चों पे अटैक हो रहा है। ह्यूमन लाइफ, जैसे हमारे चमोल जी बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो बना है वो एक्ट स्टेट का एक्ट नहीं है, वो सेंट्रल एक्ट होता है। और उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े जो डिसीजन हमारी सरकार ले रही है, तो वो अपने आप में एक बड़े डिसीजन है। ब्रजेश भाई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिएगा फिर करो। देखिए पंकज भाई, मैं आपका भी मतलब सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मतलब सरकार की जो आप कह रहे हैं सर देखिए, मैं सरकार से, सिस्टम से हम लोग सब जुड़े हैं, जितने भी वन विभाग के लोग हैं। आप देखिए 5 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 5 करोड़ से कुछ नहीं होगा सर। जब तक हम वन विभाग को पूरी तरह से मतलब इक्विपमेंट से लेस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि अगर आप स्थानीय स्तर पे जो लोकल लोग जो पहाड़ के मतलब सपोज किसी गांव में अगर 4-5 ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, जो मतलब उनके पास वेपन्स भी है, मैं आप पूरे पहाड़ में कहीं भी चले जाइए, सबके पास 4-5 गांव में 4-5 आपके लाइसेंसधारी बंदूकधारी मिलेंगे। वो जानते हैं कि पहाड़ में किस जगह से मतलब जानवर आता है, कहाँ उसके एंट्री पॉइंट है, कहाँ उसके चेकआउट है। तो आप अगर उनको भी अगर इस बीच में जैसे स्थानीय लोगों को एक टाइप से रोजगार भी हो जाएगा भाई, इस टाइम पे जब ये हमले बढ़ रहे हैं, इस टाइप से अगर उन लोगों को अगर जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से वो भी सुरक्षा का एक काम कर सकते हैं। तीसरा यह है कि मैंने अपने क्षेत्र में देखा सर, एक कैमरा को लेके मैं आज इस गांव में इस कैमरे को लगा रहा हूं, और बेचारा कल दूसरी जगह अटैक हो जाए तो उस कैमरे को लेके फिर हम तीसरे गांव में चले जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए सर, मैंने डीएम साहिबा को समझाया था, स्वाति भदौरिया जी को और अपने डीएफओ स्वप्निल जी को, कि ये आपातकालीन की स्थिति है हमारे राठ क्षेत्र में। मैं अपने क्षेत्र की इसलिए बात कर रहा हूं कि 52 गाय, आप सोचिए सर, 52 गाय बैल मारना बहुत बड़ी बात है। 4 गांव में, सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्षेत्र उसने कवर किया हो, लेकिन 4-5 गांव में। तो अगर हम मतलब आपातकालीन में अगर कहीं से अन्य राज्य, अन्य जगहों से, अन्य डिस्ट्रिक्टों से अगर फोर्स को उस जगह पे अगर कर दें तो निश्चित रूप से काम हो सकती है। दूसरा सर, नियमों में शिथिलता होनी आवश्यकता है। हम कह रहे हैं पहले उस पर जार डालेंगे, फिर उसको ट्रैंक्विलाइज करेंगे, फिर उसका डीएनए टेस्ट करेंगे कि वही भालू है, और उसके बाद उसको मारेंगे, तो मतलब नहीं कितनी चीजें हो जाएगी। तो मेरा मानना है
सरकार तक आप लोग ये बातें भी रखिए कि स्थानीय लोगों को अगर ग्राम प्रहरी के रूप में, अगर जैसे वन प्रहरी के रूप में अगर 5-5, 10-10 लड़कों को अगर नियुक्त किया जाए हर ग्राम सभा में, जहां-जहां ये इलाकों में घटनाएं घट रही हैं। और ये एक जगह की घटना नहीं है सर, पूरे उत्तराखंड में आप देखिए, धारचूला हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी हो, हर जिला, हर ब्लॉक मतलब इस टाइम इन चीजों से पीड़ित है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा इस पे आवश्यकता है काम करने की। लेकिन पंकज भाई, मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। आप देखिए, सरकार सिर्फ धन कमाने में, भ्रष्टाचार में, मैं अपने स्थानीय स्तर पर बताऊं तो हमारे यहाँ पे मंत्री जी, हमारे क्षेत्र के विधायक और जो शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री, वो आज तक नहीं आए उस क्षेत्र में कि भाई 52 गाय, जहां नुकसान हो गया गाय, मतलब जहां ये तो वो पार्टी है जो गाय के नाम पर राजनीति कर रही है। कम से कम वहां लोग दुख सुख में खड़े तो हो जाओ। लेकिन मानना यह है कि कुल मिला के सरकार निरंकुश है, हर मामले को दबाने का काम करती है। पैसे से क्या करना सर, 10 मतलब हजार करोड़ रुपए कैंपा में आता है। वन विभाग में कम पैसा थोड़ी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हजार करोड़ रुपए कैंपा में, वो पेड़ 1.5 फुट पेड़ मतलब खोदना है, उस पेड़ लगाना है, और उसके बाद कुछ दिन बाद पता लगता है कि जंगल में आग लगी और वन विभाग का पैसा वो स्वाहा। मेरा मानना है इस टाइम हमें मानव क्षति और जो स्थानीय स्तर पर जो लोगों को बचाव करने की आवश्यकता है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ना कि ये कुछ नहीं होगा सर, 5 करोड़ 10 करोड़ कुछ नहीं है। हमें अपने वन विभाग की टीम को और अपग्रेड करना पड़ेगा, आवश्यकता है। जी, राजीव तलवार जी ये बेहतर जानते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वार्डन होने और बीजेपी के वो होने की वजह से भी, और ये वो बता सकते हैं। वैसे एक सुरेंद्र भाई ने एक बात उठाई थी अभी, भालुओं की प्रजाति को लेकर, उनके बनावट और उनके रहस्य बने उसको लेकर, दूसरी उनकी संख्या को लेकर। अगर इतनी बड़ी संख्या में ये जानवर इससे पहले भी थे, तो हमको इससे पहले भी इनकी भनक, इनकी ऐसी तस्वीरें दिखनी चाहिए थी ना। कोई कहता है कि गार्बेज और कूड़े कचरे की तरह ये आते हैं, गांव में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे हैं। ये तो पहले भी होता रहा होगा तलवार जी ना, तब भी इनको आना चाहिए था। एक बार नहीं, अभी 10 बार आ रहे हैं तो 2-4 बार आते। ये अचानक से, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ से आया, ये पैदा हुई? बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और पर ऐसा कुछ नहीं है कि भालू की प्रजाति चेंज हो चुकी है। जो पहाड़ में था वो हमेशा हिमालयन बियर था, आज भी हिमालयन बियर है। जो प्लेन्स में है वो स्लॉथ बियर है। और जो बहुत बड़ा कारण ये है कि इनका हाइबरनेशन भी खत्म हो गया है, इसलिए वो इरिटेट भी हो रखे हैं। भालू की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बर्फ पड़ती थी, जहाँ सड़कें बन रही है, एक तरह तो डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ रोड बन गई है, जहाँ लोग जा रहे हैं, लगातार लोगों की गाड़ियां जंगलों के आसपास ही घूमने लगे हैं और जंगलों के अंदर तक लोग घूम रहे हैं, तो वो भालू की नींद को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। भालू सो नहीं पा रहा है, जब नींद पूरी नहीं हो रही है तो इरिटेट हो रहा है तो इसलिए अटैक भी बढ़ रहे हैं। जब वो 3-3 महीने हाइबरनेशन में था तो उसको खाने की जरूरत नहीं थी। वो अपना जो भालू एक ऐसा एनिमल था जो 3 महीने स्पेशली विंटर्स में वो नहीं दिखता था, और जब लेटर ऑन वो और अपर हिमालय में चला जाता था, तो इसलिए उसका नंबर तो बड़ा है। उसका नंबर बढ़ने का एक कारण ये भी है कि पोचिंग पे बहुत कंट्रोल है। पहले पित्ते के लिए भालू की काफी हत्या होती थी, वो बहुत पोचिंग हो रही थी। अब जब वन विभाग सख्त हुआ है, बाकी एजेंसी सख्त हुई है और उसकी पोचिंग पे कंट्रोल हुआ है, तो उसका नंबर ऑफ जो इसकी पॉपुलेशन है वो भी बढ़ी है। और ये कई मिली जुली चीजें। इस पे पूरी एक कमेटी बैठ गई है। इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कुछ साइंटिस्ट बुला लिए गए हैं, वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। बहुत जल्द रिजल्ट लाएगा इसका। और 5 करोड़ जो बता रहे हैं वो खाली गन्स के लिए है। कई मल्टी करोड़ रुपीस का जो बजट है वो रिलीज हुआ है इमीडिएट। ये मैंने बोला पहली किस्त रिलीज हुई है, आगे किस्तें ऐसे आती रहेंगी। और दूसरा क्या है कि गांव के जो लोग हैं, इनको वन प्रहरी, वन पंचायत, इन सबसे जोड़ के देखो, ये वन जो है खाली भारतीय जनता पार्टी का वन नहीं है या वन विभाग का वन नहीं है। वन सबका है। ये पूरे के पूरे प्रदेश की धरोहर है, सबको मिलकर काम करना है इसमें। और वन प्रहरी बनाए जा रहे हैं। हर गांव से वन जो वहाँ के प्रधान है उनको उस टीम में रखा गया है। प्रधानों के अलावा जो है वहाँ के कुछ जो मौजूद लोग हैं उनको प्रभारी बनाया जा रहा है। वन प्रभारी, जो जिनको वन प्रहरी बोलते हैं, प्रभारी वन प्रहरी बोलेंगे उनको, वन प्रहरी बनाए जा रहे हैं। ऐसे काम कर रही है सरकार, लगातार काम कर रही है इसमें। ठीक है, मैं सुनील भाई, आप थोड़ा सा इस काम को लेकर, जो काम तलवार साहब बता रहे हैं, जो काम हम देख पा रहे हैं, जो बाइट में या समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री देहरादून में बैठकर अधिकारियों को निर्देश देते हैं, एक्टिव रहने के लिए कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वो वन विभाग को गाइड करते हैं, वन विभाग को निर्देश करते हैं, वन विभाग की प्लानिंग को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपके इलाके में किस तरह की वो प्लानिंग है? क्या ये जो तलवार साहब कह रहे हैं, ये सब चीजें एक्टिव मोड में वहां चल रही हैं, उस इलाके में चल रही हैं? मैं कुछ को उदाहरण मानकर बल्क में उत्तराखंड को देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से सर ने बोला कि 5 करोड़ रुपए स्वीकृत करे गए हैं, तो एक बड़ी उम्मीद होती है जब सरकारें घोषणा करती हैं तो उसका अमली जामा पहनाने तक
उम्मीदें रहती हैं कि सरकार ने ये योजना करी है तो धरातल पे उतरेगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएँ रही हैं जिसमें सरकार और सिस्टम के बीच के गैपिंग और सिस्टम के कुछ लोगों के लापरवाही के चलते वो योजनाएँ लोगों तक नहीं पहुँचती और उसका लाभ नहीं मिलता है। जहाँ अगर हम प्रशासन के लोगों की बात करें तो चमोली जनपद में अगर वन विभाग के कार्य क्षेत्र की बात करें तो चमोली जनपद से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए आपको पूरा 1 दिन चाहिए होता है। अगर आप बंदूकें खरीदते हैं और एक ब्लॉक के ब्लॉक मुख्यालय पे दे देते हैं और उस ब्लॉक के अंतिम गाँव तक पहुँचने के लिए आपको पूरा कम से कम 1 दिन चाहिए होता है और अगर वहाँ पे रोड है तब। अगर आप पैदल चलोगे तो 2 दिन चाहिए होते हैं और 2 दिन अब वन विभाग के जो कर्मी हैं, वो भी तो इंसान है और वो भी भालू और गुलदार से डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को डर नहीं है। लेकिन जिस तरह से सर ने कहा कि प्रहरी और पंचायतों को तो जो पिछले कुछ सालों में हमारा जो अनुभव रहा है, वन विभाग से लोगों का मन ऊब चुका है। वन विभाग की जो नीतियाँ हैं, जो कृत्य हैं, आज से 10-15 साल पहले अगर गाँव में कोई अपना शादी-ब्याह होता था, तो 1 पेड़ काटता, वहाँ कोई तस्कर नहीं रहता है। वहाँ पे एक उस शादी-ब्याह के लिए मांगलिक सामाजिक कार्यक्रम के लिए एक पूजा इत्यादि के लिए एक पेड़ माँगता था वन विभाग से और वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो सीधे-सीधे उनको दे देते थे और जिस दिन आग लगती थी पूरा गाँव मिल-जुल के उस आग जंगल को बचाने की बात करता था। वर्तमान समय में आप 1 पेड़ काटते हैं, तो आप पे चालान 10,000 का, 20,000 का, आप गरीब आदमी को परेशान करते हैं। तो अब लोगों ने ये बात कह दी कि आग लगती है तो जंगल हमारा नहीं है, वन विभाग का जंगल है, खुद आए आग बुझाए। सीधे-सीधे लोगों को ये सवाल रहते हैं कि अगर हमारे उस जंगल पे उस काश्तकारी जो हमारे आस-पास के जिनको हमने पेड़ लगा के बड़े किए हैं, वहाँ पे हमारे अधिकार नहीं तो हम क्यों जाएँ? लेकिन जिस तरह के जो भालुओं की जो संख्या बढ़ी है वो कहीं न कहीं चिंताजनक है। इसमें बहुत गंभीरता के साथ प्लान करने की ज़रूरत है क्योंकि उत्तराखंड के जो जनपद हैं, सीमांत जनपद हैं, जिनको द्वितीय रक्षा पंक्ति कहा जा रहा है, वो आने वाले समय में क्योंकि पहले तो एक तरफ मूलभूत सुविधाओं के चलते पलायन हो रहा है, दूसरी ओर जो आपदाएँ आ रही हैं, उससे पलायन हो रहा है और तीसरा जो वन्यजीवों का जो संघर्ष है, ये कहीं न कहीं हमारे पूरे पलायन के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा। लोग घरों में रहने के लिए, गाँव में रहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों की। राजेश भाई छोटे शब्दों में थोड़ा-सा बताइएगा। जी। हम लोग ना एक मतलब बहस नहीं, मैं कहता हूँ कि एक चर्चा इस बाबत की सब लोग मिल बैठकर सब चीज़ें बिल्कुल। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ जिस तरह का रवैया हमारे मंत्री जी, वन मंत्री सुबोध उनियाल हो या मुख्यमंत्री खामिद जी हों या ऐसा कुछ है नहीं, बस उसको अलग से एक ढर्रे में वो पोलाइटली सुबोध उनियाल जी बयान देते हैं, उनसे पूछा जाता है। मैं अपने सहयोगी जी को बोलता हूँ कि भाई सवाल करना जरा आसान, वो करते हैं उसको लाइटली ले जाते हैं। ये लाइटली है क्या ऐसा मसला? इतना मेरे को लगता नहीं, हल्का-हल्का हल्के में बोल देना। नहीं, देखिए ये इसलिए हो रहा है पंकज भाई, देखिए जब सरकारें धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे बनेगी तो और इस टाइप का प्रचंड बहुमत जनता अगर देगी तो निश्चित रूप से जो नेता लोग हैं वो जनता की सुनेंगे नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सरकार तो इस हिसाब से बनी, धर्म के नाम पे सरकार बनी है। मेरा कहने का मतलब है कि जो धर्म के नाम पे सिर्फ सरकारें बनी है, निश्चित रूप से वो काम कभी नहीं करेंगी। अगर जनता मेरिट के आधार पे अगर जनप्रतिनिधियों को चुनती तो निश्चित रूप से जनता मतलब नेता जनता की आवाज भी सुनते और निश्चित रूप से काम भी होता। अब सुबोध उनियाल जी हैं, सुबोध उनियाल जी इसलिए तो गंभीर नहीं, उन्हें पता है कि भाई हम मोदी के नाम पे और धर्म के नाम पे चुनाव जीत रहे हैं। अगर अपनी मेहनत से जनता से जो वादे किए हैं अगर उनके दम पे अगर ये चुनाव लड़ते या अपने कार्यों के दम पे अगर चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से ये सरकार जनता की सुनती है। अब पता है कि एक बार फिर मोदी जी आएंगे, गढ़वाली या कुमाऊनी भाषा में 2 शब्द कहेंगे और जनता ने फिर वही कर देना है। फिर ये फर्क पड़ता है। अगर मेरिट के आधार पर चुने जाए तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इनको सुनना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के तरह, पंकज भाई ये सच्चाई है, राज्य के मुख्यमंत्री सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के तहत जो 1,000 या 1,200 करोड़ रुपए जो बांटे गए हैं वो इसलिए बांटे गए हैं कि मुख्यमंत्री की छवि को बचाया जाए, मुख्यमंत्री की छवि को चमकाया जाए। आप देखिए आज वैसे तो मुद्दा वन विभाग का है, लेकिन आज इतना बड़ा मुद्दा अंकिता भंडारी हत्याकांड पे एक वीआईपी का नाम उजागर होना, हाँ तो सोचिए उस पर आज पूरा मीडिया सुन है। कोई मतलब मीडिया को कोई मतलब नहीं है। मीडिया अन्य बातों पर मुद्दा हिंदू मुस्लिम धर्म जाति यूसीसी इन चीजों पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मैं तमाम आपके अगर मैं बोल नहीं पर इस मसले पर बात करनी है तो मैं एग्री हूं। नहीं कोई अब पंकज भाई
बैठ के तो मैं करता ही हूँ, पंकज भाई मैं आप जैसे जो चैनल वाले हैं, जो आप सब लोगों को साधुवाद भी कर रहा हूं कि आप लोग जन मुद्दों पे चर्चा कराते हैं और सार्थक चर्चा कराते हैं। आप ही लोगों के कारण तो सिस्टम बना हुआ है, नहीं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश भर हो या राज्य में गोदी मीडिया का खेल है, आप भी जानते हैं। और खैर इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा मानना है बहुत तेजी के साथ उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से काम हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का विस्तार। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद सर। ये स्थिति हमारे पहाड़ों में जो बनी है ये विकट हो रही है। एक तो समस्या, ये समस्या से ऊपर हटकर बात होने लगी है। भालुओं की बढ़ती संख्या, प्रजाति को लेकर सवाल, उसका आक्रामक रवैया जो पहले कभी-कभार एक यदा-कदा दिखाई देता था, वो अब हर रोज दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल तो प्लानिंग का है ना, वो प्लानिंग क्यों फेल हो जा रही है? वन विभाग अब 72% जंगली एरिया उत्तराखंड का जंगल वाला इलाका, और सब वन विभाग इत्तू था। वन विभाग के पास कर्मचारी नहीं, वन विभाग के इक्विपमेंट नहीं, वन विभाग साल भर तो बैठे रहता है, उसमें प्लानिंग नहीं, कोई बैठकों का दौर नहीं, कोई कहीं पर कोई गोष्ठी, कोई संगोष्ठी, कोई विदेश भेजना, किसी चीज पर मंथन करना, किसी चीज पर रिसर्च करना, वो तो जंग लग गया सिस्टम पर पूरा। और अचानक से मुसीबत आई है तो अब वो एक-एक कैमरा लेके, एक-एक बंदूक लेके घूम रहे, जब बंदूक इधर घुमाते हैं तो हमला दूसरे गाँव में हो जाता है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आप क्या कहेंगे? आप बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिएगा चर्चा को। जय उत्तराखंड।